स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का इस क्लास में। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कक्षा 8 का मॉडल पेपर, जिसमें 12 प्रश्न देखे थे। आज हम 13वां प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला। तो यहाँ पहला प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा क्या होता है। यहाँ आगे कोष्टक में दे रखा है चौड़ाई होता है या ऊंचाई होता है। हम जानते हैं आयत ऐसा दिखता है, आपको पता ही होगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते हैं तो हमें सारे फॉर्मूले याद करके जाने हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन कैसा होता है, जिसके सभी फलक वर्गाकार हो और वो 3D में जैसे ऐसी आकृति, वो घन है। ये घन है। मैं अगर आपको आयत वगैरह दिखाऊं तो इस प्रकार दिखा भी सकता हूं। देखिए, तो आप देखिए, ये जो है मैं यहाँ आकृति बना रहा हूँ, ये है आपका आयत। इसी प्रकार अगर हम बना लें घन, तो ये आपका घन है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये हमारा घनाभ है। और इस प्रकार ये देखें तो ये बेलन है। और देखें तो देखिए ये गोला है, ऐसे गोला होता है। तो इस प्रकार हम आकृतियों को देखते हैं। तो यहाँ हमारा प्रश्न है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसा है, घन है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन में 6 फलक होते हैं। 6 के 6 कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा। और 6 फलक हैं तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6L स्क्वायर। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है वृत्त का क्षेत्रफल। वर्त कैसा होता है, सर्कल, ऐसी आकृति वर्त होती है। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। याद रखना है बच्चों। अगला प्रश्न है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन ऐसा होता है और इसका आयतन, यानी इस बेलन में कितना पदार्थ भरा जा सकता है। जैसे पानी भरें तो पानी कितना आ सकता है, इसकी मात्रा ज्ञात करने का सूत्र है ये आयतन ज्ञात करने का। तो क्या होता है, बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास 14वां प्रश्न। दे रखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य और असत्य बताना है। पहला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके घात और घातांक से लिया गया है। पहला प्रश्न है ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर का मान ए गुणा बी का घात 2 होता है। क्या सही बात है। आप यहाँ देख रहे हैं ए स्क्वायर तथा बी स्क्वायर में दोनों संख्याओं की घातें कैसी हैं, दोनों संख्याओं की घातें ये गुणा में हैं और दोनों संख्याओं की घातें हैं वो सेम हैं, लेकिन आधार अलग अलग है। अब जानते हैं आधार क्या है, जिसमें ए आधार है, इसमें बी आधार है। घात इनकी भी 2 है, इनकी भी 2 है। तो जब आधार हमारा क्या हो, अलग अलग हो, घातें समान हो, तो हमारी घात है वो वही रहती है, आधार उनका गुणा कर देते हैं। तो यहाँ ये दे रखा है, बिल्कुल सही बात है ये। तो कथन कैसा हो गया, सत्य कथन है। अगला प्रश्न है -4 की घात -2 का मान क्या होता है। मान 1/16 होता है। क्या सही बात है। देखिए, हमने एक नियम सीखा था कि अगर a की घात -n है तो इसे हम 1/a की घात n लिख सकते हैं। अगर इसके हर में माइनस है तो ये अंश में जाके प्लस हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ माइनस दे रखा है अंश में, तो ये हर में जाके मान क्या हो जाता है, घात प्लस की हो जाती है। तो यहाँ दे रखा है आपके -4 की घात -2। तो अब आप इसको इस नियम से हल करेंगे तो 1/-4 की घात -3, तो ये हो जाएगी प्लस के 2। तो देखो ये 1/-4 की घात 2 का मतलब है -4 का गुणा -4 से करना है। घात 2 का मतलब है 2 बार गुणा करना सेम संख्या का। माइनस माइनस का गुणा होता है, हम जानते हैं क्या होता है, प्लस होता है।
और अंश में 1 है, हर में 4 और -4 का गुणा होकर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस होता है, तो यहाँ दे रखा है 1/16, बात बिल्कुल सही है। तो कथन कैसा हुआ, सत्य हुआ। अगला प्रश्न है तीसरा, 2 की घात 2 की घात 3 का मान क्या होगा। यानी 2 की घात 2 उसकी भी घात 3 है, इसका मान क्या होगा। आपने एक नियम सीखा होगा, नियम क्या है देखिए मैं बता देता हूँ। नियम आपने देखा था कि अगर कोई संख्या है ए की घात है m और इसकी भी घात है n, तो क्या होता है घातों का गुणा हो जाता है। किसी संख्या की घात उसकी भी घात दे रखी है तो घातों का क्या होता है गुणा होता है। तो a की घात m गुणा a की घात n हो जाएगा। तो इस नियम का प्रयोग करने पर 2 की घात 2 गुणा 3 हो जाएगा। 2 गुणा 3 होने पर 2 की घात क्या हो जाएगी, 3 गुणा 2 6 हो जाएगी। और यहाँ दे रखा है 4, तो कथन कैसा हो गया। देखो 2 की घात 6 का मतलब है 2 का 6 बार गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 3 4 5 और ये 6, देखिए 6 बार है ना। तो देखो 2 गुणा 2 कितने हो गए 4, 4 और 2 का गुणा 8। इसी प्रकार 2 और 2 4, 4 और 2 का गुणा 8 और 8 और 8 का गुणा 66 होता है। इसका मतलब यहाँ 4 नहीं आना चाहिए, इसका मान 64 आता है। तो कथन कैसा हो गया, गलत हो गया। अगला हमारा प्रश्न है 18 की घात 0 का मान 18 होता है। हमने घातांक और घात में नियम सीखा था, अगर किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। उसका मान क्या होता है 1 होता है। कोई भी संख्या हो अगर घात में 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ संख्या 18 एक घात में 0 थी, यहाँ मान 1 होना चाहिए, 18 नहीं होना चाहिए। तो कथन कैसा हो गया, गलत हो गया, असत्य हो गया। तो यहाँ आपके पहला और दूसरा सत्य कथन है, तीसरा और चौथा असत्य कथन है। अगला प्रश्न है हमारे पास 15वां, स्तंभ का मिलान कीजिए। स्तंभ ए का बी से मिलान करना है। देखो 4 गुणा 7p, इसका गुणा क्या होगा। देखो चर और चर का गुणा होता है, अचर अचर का गुणा होता है। यहाँ 4 और 7 अचर है, p क्या है चर है। चर आप जानते हैं, चर जैसे कि x है, y है, z है, p है, q है। इस प्रकार चर क्या होता है, अचर क्या होता है। अचर हम जानते हैं कि संख्या फिक्स, जैसे 4 है, 5 है, 2 है, कोई भी संख्या। तो यहाँ 4 गुणा 7 का गुणा होगा और p अलग रहेगा। 4 और 7 का गुणा कितना हुआ 28, 28p कहाँ है, 28p दूसरे ऑप्शन में है। इस प्रकार दूसरा ऑप्शन है 14p गुणा -2, तो यहाँ अचर अचर का गुणा होगा -2 और 14 का गुणा -28, -28p कहाँ है पहले ऑप्शन में। इस प्रकार तीसरे में दे रखा 4p और 3q, पहले अचर अचर का गुणा 4 और 3 का गुणा कितना होगा 12। p और q दोनों कैसे हैं, असमान चर है, समान नहीं है। तो समान नहीं है तो इसका गुणा नहीं हो सकता, p और q जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो 12pq कहाँ है, 12pq तीसरे ऑप्शन में ही है, तो तीसरे का तीसरा ही होगा। चौथा दे रखा है -4p गुणा -3p, तो यहाँ अचर है -4 और -3, -4 और -3 का गुणा होगा। देखो माइनस माइनस गुणा होके प्लस, 4 और 3 का गुणा होके क्या हो जाता है 12, 12 और p और p साथ में दे रखा है तो 2 बार है। तो हमने घातांक नियम में सीखा था, आधार समान होते पर घातें क्या हो जाती हैं, इसकी भी घात 1 है तो घातें क्या हो जाती थी, जुड़ जाती। तो 1 + 1 होके क्या होगी p की घात 2 हो जाती थी। तो यहाँ -3 और -4 का गुणा हो गया प्लस के 12 और p का गुणा हो गया p²। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट है। इस तरह से हमें हल करना है। अगला प्रश्न है 16वां, दे रखा है हमें, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को बताओ। देखो पासा क्या होता है, पासा जिसे हम डाइस भी कहते हैं, वो घन के आकार का ही होता है जिस पे नंबर लिखे होते हैं। इस पे नंबर होते हैं या बिंदु होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6। तो हमें सबसे पहले याद रखना है कि पासा क्या है। पासा एक घनाकार वस्तु है, घन मान लेते हैं, और उस पे नंबर होते हैं 1 से लगाकर 6 तक। तो क्या क्या नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर होते हैं।
यहाँ प्रश्न दे रखा है 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताना है, परिणामों को बताना है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बच्चों, आपको याद होगा, ये चौथे यूनिट से है आपके। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटा कुल घटना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 से बड़ी संख्या है 5 और 6। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हैं 2 और टोटल घटनाएं कितनी हैं 6। तो 2/6 इसको हल करने पर क्या आ जाएगा आपके 2 का भाग देंगे 2 में 1 बार, 6 में गया 3 बार, इसको 2 से काटने पर 2/6 1/3 रह जाता है। तो पहला जो है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो हमारी प्राप्त होती है 1/3। अगला प्रश्न है एक अभाज्य संख्या। तो मैं यहीं इसको हल करता हूँ, देखिए पहले तो आपको ध्यान रखना है पासे पर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ एक प्रश्न है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं संख्या का भाग जाता हो या 1 का भाग जाता हो, वह अभाज्य संख्या। जैसे कि 2, आप देख रहे हैं 2 में 1 का भाग जा सकता है या 2 का जा सकता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग 2 में नहीं जाता है। लेकिन देखो 4 में 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी भाग पूरी बार जा रहा है और 4 का भी भाग पूरी बार जा रहा है, विभाज्य हैं। तो हाँ यहाँ देख रहे हैं 1 और 4 के अलावा स्वयं संख्या और 4 के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है, तो संख्या कैसी होगी, भाज्य। ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। और जिसमें केवल खुद संख्या का या 1 का भाग जाए, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दे रखा है एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता या परिणाम क्या होंगे। तो लिखेंगे प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है अभाज्य संख्या, यहाँ बराबर लिख के करेंगे अनुकूल घटना। अनुकूल इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है, तो देखो 1 न तो भाज्य है न अभाज्य। याद रखना है बच्चों, एक संख्या है वो पहली संख्या ये 1 है, ये न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है। तो यहाँ 2, इसके अलावा 3, इसके अलावा 5, ये 3 संख्याएं अभाज्य हैं। बाकी 4 और 6 भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि देखो 6 में 1 और 6 के अलावा 2 और 3 का भी भाग जा रहा है, तो ये भाज्य होगी। तो यहाँ अनुकूल घटनाएं 3 हैं और कुल परिणाम 6 हैं। इसको 3 से हम सरल करेंगे, भाग देने पर क्या आता है हमें 1/2 प्राप्त होता है। अर्थात अभाज्य संख्या एक पासा फेंकने पर प्राप्त होने के परिणाम क्या होंगे 1/2। इस प्रकार सम संख्या प्राप्त होने के परिणाम क्या होंगे। सम संख्या प्राप्त होने के मैं यहाँ करता हूँ उसको हल। देखिए सम संख्या इसमें कौन कौन सी है, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। तो यहाँ 2 है सम संख्या है, 4 सम संख्या है और 3 सम संख्या है, 1 3 और 5 ये भी सम संख्या है। तो हम देखते हैं यहाँ अनुकूल घटनाएं कितनी हैं, अनुकूल परिणाम है 3, टोटल परिणाम है 6। तो सरल करने पर क्या आएगा 1/2 आएगा। इसका मतलब इस सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी 1/2 होगी। अगला प्रश्न है 6 से बड़ा अंक। देखो एक पासे पर 6 तक ही अंक होते हैं, 6 से बड़ा अंक कोई अंक नहीं होता है। तो ये कैसी घटना होगी, असंभव घटना होगी। यानी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पासा फेंकें और उस पर 6 से बड़ा अंक आए, क्योंकि 6 तक ही अंक लिखे हुए हैं। तो असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है 0 होती है। तो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हुई 0। तो इस तरह से अगला प्रश्न हम देखेंगे।